हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CSIR नेट जून 2020 के मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन। तो एज़ प्रॉमिस्ड बाय मी बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड इट विल एनहांस योर नॉलेज ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, जिसमें कि आपको टू टाइम डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है, UT एंड VT, और जो कि इनिशियली पैरेलल नहीं है, विच आर नॉट इनिशियली पैरेलल टू ईच अदर, एंड सभी टाइम t के लिए फॉर ऑल द टाइम्स दे आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो UT एंड VT अब अगर पैरेललोग्राम के वेक्टर्स हैं, अगर आपको पता है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। तो वो एरिया गिवन है AT, और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एरिया के वो n∠T दिया है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो कौन सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देखिए बेटा, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूं। इक्वेशन इज U क्रॉस dV/dt माइनस क्या गिवन है, V क्रॉस du/dt। सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइम्स, मतलब ये हमेशा ही ट्रू है इक्वेशन। सो वी नीड नॉट वरी अबाउट कि ये इक्वेशन कब लगेगी कब नहीं लगेगी। तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी कैन इंटरचेंज द ऑर्डर हेयर, नेगेटिव साइन है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। नाउ इफ यू सी इट केयरफुली यू विल ऑब्जर्व दैट कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि चेन रूल लगा हुआ है, A × B प्रोडक्ट रूल। पहले एक वेक्टर को कांस्टेंट माना, दूसरे को किया डिफरेंशिएट, फिर फर्स्ट को किया डिफरेंशिएट, सेकंड को माना। ठीक है, तो अब इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है इस क्वांटिटी का, और ये क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा आपकी, ये एरिया नहीं रहेगी। इफ U एंड V दे आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स और वो पैरेललोग्राम के वेक्टर्स हैं, तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा U क्रॉस V। तो उसको AT से हमने डिनोट कर दिया। तो AT इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ना, बिकॉज टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर इज कांस्टेंट। अब जो AT वेक्टर है वो दो चीजों से बनेगा, AT एंड n∠T। अब n∠T तो देखो बेटा ये यूनिट वेक्टर होता है, अब इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है, ये तो 1 ही होता है हमेशा, और डायरेक्शन भी इसकी एरिया वेक्टर के नॉर्मली होती है। सो इसमें तो कुछ चेंज नहीं होना, ये तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। सो द ओनली वे दिस प्रोडक्ट कैन बी कांस्टेंट इज AT भी आपका कांस्टेंट रहे। तो इसमें AT भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, एंड NT तो कांस्टेंट है ही है, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों ही वेक्टर अगर कांस्टेंट होंगे तो ही है। तो इसमें D ऑप्शन आपका करेक्ट था बेटा, AT एंड NT आर कांस्टेंट्स। ओके, तो जस्ट पैरेललोग्राम के एरिया का थोड़ा सा आपको यहां पे केयरफुल रहना था, तो उससे आपके 3.5 मार्क्स पक्के। तो अगेन सेकंड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। आपको गिवन है कि एक बास्केट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं, बट उनकी प्रोपोर्शन दे रखी है। अगर रेड बॉल्स आपकी P हैं बेटा, तो ब्लैक बॉल्स 1 - P हैं। इसका मतलब अगर आप बास्केट में से एक बॉल जो है ड्रा करते हो, तो रेड बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P हो जाएगी, और ब्लैक बॉल की 1 - P हो जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शन वो दे रखी है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बास्केट दैट इज P। तो ब्लैक बॉल की कितनी है बेटा, 1 - P। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पता लग गई, तो अब क्वेश्चन में क्या है, 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं आप विदाउट रिप्लेसमेंट। तो तीनों में से 2 रेड हो और 1 ब्लैक हो, और वो प्रोबेबिलिटी निकालनी, और वो मैक्स कब होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस P की वैल्यू आपको निकालनी। तो पहले तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, बाद में उसको मैक्सिमाइज करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू P। ओके, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल्स हैं 3, और हमारा इवेंट है
कि उसमें से दो रेड आए, दो अगर रेड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली तीसरे वाली ब्लैक हो जाएगी। तो रेड की प्रोबेबिलिटी p है, तो इट विल बी p पावर 2 1 माइनस p पावर 3 माइनस 2। तो इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, 1 माइनस पी, तो ये 3 रह जाएगा, 3p स्क्वायर 1 माइनस p, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब। ओके, तो इस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को कैपिटल P कह देते हैं। ठीक, तो करली p बाय करली स्मॉल p आप जीरो करोगे फॉर p टू बी मैक्सिमम। तो ये क्या आएगा बेटा, 6p माइनस 9p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 3p कॉमन ले सकते हैं, 2 माइनस 3p 0। तो यहां से या तो बेटा p 0 आएगा या आपका आएगा p 2/3। ऑब्वियसली p तो 0 हो नहीं सकता, फिर तो रेड बॉल, क्योंकि रेड बॉल्स है ना बास्केट में, तो रेड बॉल तो आएगी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर रेड बॉल नहीं होगी बास्केट में तो 0 हो सकती है रेड बॉल को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो नहीं है। तो p इक्वल टू 2/3, तो ये डी ऑप्शन आपका इसमें आंसर था। ओके, चलिए, तो अगेन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो ये मैंने बच्चों को करवाया भी हुआ था। तो इससे इजी क्वेश्चन बेटा मैट्रिक्स पे नहीं आ सकता। अब इसमें एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जो कि फ्यूचर क्वेश्चन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी भी मैट्रिक्स में बेटा, अब इस मैट्रिक्स को अगर देखें आप ध्यान से, अगर मैं सेकंड कॉलम लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो जो सेकंड कॉलम है बेटा आप ध्यान से देखिए, सेकंड कॉलम को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं b/a टाइम फर्स्ट कॉलम। आप चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर इंटू b/a करके देखिए, मैं यहां पे करके दिखाता हूं। ये फर्स्ट कॉलम लिखा है, अभी मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं जो मैंने लिखा है, ए स्क्वायर इंटू b/a, ए बी इंटू b/a। आप देखिए सेकंड कॉलम बनता है कि नहीं बनता, तो आप खुद देखो, ये आपका सेकंड कॉलम आपका बेटा बन रहा है, आगे ना वही एलिमेंट चेक कीजिए। इसी तरह जो थर्ड कॉलम है वो c/a टाइम फर्स्ट कॉलम है। मैं चेक करके आपको बताता हूं, ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया कि कैसे करना है तो आपको ये देखने की भी नीड नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स यू कैन कम एट द कंक्लूजन। तो ये बन जाए, आप खुद ही देखिए मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बाकी कॉलम्स किसी एक कॉलम पे डिपेंडेंट होते, इसका मतलब ये हो गया ना कि सेकंड कॉलम भी फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, थर्ड भी डिपेंडेंट है, या बाकी रोज किसी एक रो पे डिपेंडेंट हो, उसमें आइगन वैल्यूज होती हैं बेटा, आइगन वैल्यूज आर 0 0 एंड ट्रेस। ये 3 इंटू 3 है, तो एक आइगन वैल्यू ट्रेस होती, बाकी सारी जीरो होती हैं बेटा इसमें। अगर n इंटू एन होती तो n-1 आइगन वैल्यूज जीरो रहती, तो एक ट्रेस। तो इसमें सीधा ही है, आपको चेक भी नहीं करना बेटा, एक ही ऑप्शन में 2 जीरो आइगन वैल्यूज आ रही हैं, बाकियों में तो एक ही जीरो दे रखा है। और अगर आप निकालना भी चाहते हो, आप ट्रेस देख लो, ट्रेस देखो क्या आता है। ट्रेस इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हैं, तो इससे इजी सॉल्यूशन आपको बेटा नहीं मिलने वाला इसका, तो आप खुद ही देखिए ये आंसर आ रहा है। तो एक आइगन वैल्यू, सो देयरफॉर लैम्डा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड 0 0। तो इसको नोट कर लीजिए, ट्रिक ये आपके बहुत ही काम की ट्रिक है। ओके, चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, तो इसको देखिए करते हैं जरा। आपको ये fz दिया है फंक्शन, इसको मैं लिखता हूं जरा, कंटूर को गामा से डिनोट कर रहा है वो, दिस। तो हमें z इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, और कंटूर की रेडियस 3 दी है, तो कंटूर की रेडियस अगर 3 है तो 2 माइनस आयोटा उसमें लाई करता है, ठीक है। आप उसका मॉड निकाल के देख सकते हैं, 2 माइनस आयोटा, ठीक, बिकॉज रेडियस इज 3। अब इसमें क्या है, जो सिंगुलैरिटी है या पोल्स आर गिवन बाय,
डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे, ओमेगा इक्वल टू जेड आ गया, और जेड क्या दिया है 2 माइनस आयोटा। सो देयरफॉर 2 माइनस आयोटा इज ए सिंपल पोल। उसके लिए आपको चेक भी करना है कि कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती, न्यूमिरेटर तो कहीं ब्रांच पॉइंट तो नहीं आ रहा। तो न्यूमिरेटर में ओमेगा की जगह 2 माइनस आयोटा पुट करके बेटा चेक कर लीजिए एक बार, इन ऑर्डर टू बी श्योर। ठीक है, तो ये आपको जरूर चेक करना है। तो ये कितना आया 1 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, सो देर इज नथिंग रॉन्ग। इसका मतलब ये सिंपल पोल है, न्यूमिरेटर आपका वैनिश नहीं हो रहा। तो सिंपल पोल है और कंटूर में लाई भी कर रहा है, क्योंकि कंटूर की रेडियस 3 है। तो जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम बोलती है वो क्या कहती है, देयरफॉर जो एफ जेड होगा दैट विल बी 2 आयोटा पाई रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। वो रेजिड्यू निकाल लेंगे। अब रेजिड्यू निकालेंगे कैसे, सिंपल सा बेटा फंडा होता है, ओमेगा माइनस 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एफ जेड आ जाएगा, और एंड में जेड की वैल्यू 2 माइनस आयोटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। ओके, तो ओमेगा माइनस 2 माइनस आयोटा ये रहेगा, और इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, नीचे ओमेगा माइनस 2 माइनस आयोटा, ये तो कैंसिल हो गए। और ओमेगा में जब आप 2 माइनस आयोटा पुट करते हो, ये आपने सॉल्व कर रखा है, अभी करा है थोड़ी देर पहले चेक करने के लिए। तो ये देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, तो ये 1 माइनस 4 आयोटा है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं वैल्यू 1 माइनस 4 आयोटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे आता है, तो इसको इंटरचेंज करके अगर लिखें 8 पाई प्लस 2 पाई आयोटा, तो आप चेक कर लीजिए बेटा, तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर आता है इसमें, 8 पाई प्लस 2 पाई आयोटा। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन थे बेटा मैथमेटिकल के, एक दो ट्रिकी थे थोड़ा, इतने तो होंगे ही 5 मार्क्स में थोड़ा सा, बट उसमें भी काफ़ी इजी थे। अभी मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा तो यू विल फाइंड दैट कि मैथमेटिकल का जो पोर्शन था, अगर आपने ध्यान से किया होता या प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया होता तो ये बड़ा ही स्कोरिंग था। चलिए अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। तो 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आए थे बेटा, और उसमें से ये सबसे पहले ट्रेपिजोइडल रूल अगर आपको 5 नंबर में मिल जाए बेटा, तो इससे ज़्यादा इजी पेपर मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। और ऊपर से आपको सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपको क्या बोल रहा है कि आपको इस ए की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है। तो ट्रेपिजोइडल रूल में बेटा जो इंटीग्रल है, अब आप देखो पहले तो स्टेप साइज देखो, स्टेप साइज h जिसको बोलते हैं वो 0.5 है। x की कंसेक्यूटिव वैल्यूज में जो डिफरेंस होता है वो h होता है। तो ट्रेपिजोइडल रूल क्या कहता है, कैसे इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हो, h/2, ओके, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज एंड ट्वाइस इन बिटवीन टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये लास्ट है, ये इन बिटवीन है, तो ये आएगा 1 माइनस 5/4 ट्वाइस ऑफ a प्लस 0। तो ये ट्रेपिजोइडल रूल का बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, बस इसको सॉल्व करके बेटा फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं जरा, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो इट विल बी 5/16 2/0.5, तो ये 10 पे गया, तो 10/8 रह गया इसमें, तो दिस इज 5/4, सो 2a इज 5/4 plus 1/4, that is 6/4, 3/2, so a is 3/4। तो आपका a ऑप्शन आंसर था। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज़्यादा लगा है हमें सॉल्व करने में। तो a की वैल्यू 3/4 आपकी आ गई। बस ट्रेपिजोइडल रूल का फार्मूला याद रखिए, ठीक है, h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स इन बिटवीन टर्म्स, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ग्रीन्स फंक्शन पे था, बट इसमें भी उन्होंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, एंड में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पूछा है। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर आपको इसका ग्रीन फंक्शन में निकाल के भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये ग्रीन फंक्शन इसका कैसे है, वैसे तो आपको गिवन है,
ठीक है, आपको क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है नॉन होमोजीनियस बिकॉज राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो ग्रीन फंक्शन दिया है, आपको सोल्यूशन निकालना था इसका जब एफ टी इक्वल टू हैवी साइड स्टेप फंक्शन है। ठीक है, तो इसका पहले बेटा सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या आना था, देखिए अगर हमें ग्रीन फंक्शन पता होता है तो नॉन होमोजीनियस पार्ट का जो सोल्यूशन है बेटा वो ऐसे निकालते हो आप, बट आपको एफ टी दिया है थीटा टी, मतलब ये थीटा टॉ हो जाएगा और जी टी की वैल्यू मैं ये डाल दूं, टी ग्रेटर देन टॉ मतलब टॉ लेस देन टी, तो टॉ लेस देन टी ही है जब आप 0 टू टी लिमिट ले रहे हो बेटा। ठीक है, और थीटा जो स्टेप फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, अब ये भी देखिए ध्यान से, इसका मतलब आप टॉ एक्सिस को प्लॉट कर रहे हो, अगर टॉ 0 से कम है तो ये 0 है, और अगर टॉ ग्रेटर देन 0 है, यहां पे लिख देता हूं थीटा टॉ इज 0 फॉर टॉ लेस देन 0, फॉर टॉ लेस देन 0, 1 फॉर टॉ ग्रेटर देन 0, तो टॉ ग्रेटर देन 0 ही है तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 टू टी साइन टी माइनस टॉ डी टॉ, इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस कॉस टी माइनस टॉ बाय -1 0 टू टी। ओके, तो ये आ गया कॉस टी माइनस टॉ, एक बार टॉ की वैल्यू आपको टी डालनी है, एक बार 0, तो कॉस, नेक्स्ट पे लिख देता हूं मैं इसको, तो इट विल बी कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस 0, ओके, एक्स टी आपका जो सोल्यूशन आ रहा है, तो इट इज कॉस 0 माइनस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी, तो आपका ये सी ऑप्शन आंसर था। तो आप खुद ही देखिए बेटा आपको कितना टाइम लग रहा है, 5 नंबर के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कितना टाइम आपको लग रहा है सॉल्व करने में। ठीक है, अब मैं आपको इसका ग्रीन फंक्शन भी बेटा निकाल के दिखा देता हूं ताकि फ्यूचर में ऐसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एडिशनल मैं आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहा हूं, आपके साथ कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अगर आप रियली लाइक कर रहे हैं मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं बेटा। तो देखिए आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा, पहले मैं उसका होमोजीनियस पार्ट लिखता हूं। ठीक है, पहले होमोजीनियस को सॉल्व किया जाता है, फिर उससे नॉन होमोजीनियस का निकालते हैं। इसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी आती है ये आ जाएगी, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो आपका x क्या आ गया c1 cos t c2 sin t, इसको मैं नंबर 1 कह दूं फॉर द टाइम बिंग। अब आप क्या करते होते हो, जो गिवन रेंज होती है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक लेफ्ट एक राइट, तो लेफ्ट पार्ट के वेव फंक्शन को मैं x1t कह देता हूं बेटा, और राइट पार्ट के वेव फंक्शन को मैं x2t कह देता हूं। ठीक है, अब लेफ्ट पार्ट के लिए, अब देखो ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ये लेफ्ट पार्ट के लिए, ये राइट पार्ट के लिए। ठीक है, लेफ्ट पार्ट के लिए क्या गिवन है, x1 0 इज 0, तो यहां से 0 आ गया, c1 cos 0 c2 sin 0, तो 0 इक्वल टू c1 नहीं आ गया, देयरफॉर x1t आ गया बेटा आपका cos t, 0 इंटू कॉस टी प्लस c2 sin t, तो ये c2 sin t रह गया, इसको मैं नियरली sin t ही कह देता हूं, तो ये नंबर 2 आ गया। सिमिलरली पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लें, dx2 बाई डी टी माइनस c1 sin t c2 cos t, तो ये dx2 बाई डी टी है, t इक्वल टू 0 0 दिया है, तो ये आ जाएगा इससे बेटा, तो यहां से c2 0 आ गया, तो आपका x2 क्या आ गया फिर c1 cos t, मतलब मैंने नियरली cos t कह दिया उसे, ये आ गया। अब आपके पास अगर x1 x2 आ गए तो आप रॉन्स्कियन बना के आगे ग्रीन फंक्शन निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो बेटा, देखो तो जो रॉन्स्कियन है आपका क्या बनेगा, x1t x2 डैश टी माइनस x1 डैश टी x2t, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, साइन टी माइनस साइन टी
माइनस कॉस टी इंटू कॉस टी, तो माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू -1 आ गया बेटा। नंबरिंग करते रहिए ताकि ये नंबर 4 आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखते हो, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिखते हो बेटा, a2 a1 प्लस ए नॉट इंटू एक्स, ऐसे होमोजीनियस। तो इसका जो कोफिशिएंट है अगर आप देखें तो a2 इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब जो आपका ग्रीन फंक्शन होता है बेटा जी टी टॉ, वो क्या होता है, x1 टॉ x2 टी x1 टी x2 टॉ डिवाइडेड बाय a2 w टॉ। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, साइन टॉ कॉस टी। ये रिक्वायर्ड नहीं है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं एडिशनल पार्ट आपकी नॉलेज के लिए कर रहा हूं। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन द पेपर। सोल्यूशन हम इसका कर चुके हैं, सिर्फ आपको मैं निकाल के बता रहा हूं कि ग्रीन फंक्शन कैसे आया, या अगर उन्होंने ग्रीन फंक्शन नहीं दिया होता तो कैसे करते। तो आप देख लिए ये जो आपको दिया गया है एग्जैक्टली वही आ रहा है आपको, ठीक है, चेक कर लीजिए बेटा। तो मतलब क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाता अगर वो आपको सिर्फ ये इक्वेशन देता, ये बाउंड्री कंडीशन देता, और ये पार्ट अगर मिस कर जाता, ये पार्ट अगर गिवन नहीं होता, तो फिर आप पहले ग्रीन फंक्शन निकालते बेटा, फिर नॉन होमोजीनियस पार्ट का आप सोल्यूशन निकालते, तो फिर बहुत लेंदी हो जाता। बट अभी सोल्यूशन आपका, दिस इज द सोल्यूशन। ये जो फर्स्ट पेज पे हमने कर दिया ना, ये सोल्यूशन है, यहां तक सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का अप टू दिस पॉइंट, बस बाकी आपकी नॉलेज के लिए बेटा। चलिए अगेन 5 मार्क्स के देखो 3 क्वेश्चन आए थे बेटा मैथमेटिकल में, 3 क्वेश्चन आ रखे हैं 15 नंबर, मतलब ये पक्के थे अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस से किया होता। चलिए अब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसको सॉल्व करने के बेटा काफ़ी मेथड हैं, तो बट मैं ईजीएस्ट ऑफ द मेथड आपके लिए लेके आया हूँ इसमें। तो ईजीएस्ट मेथड तो इसका यही है बेटा, अगर आप y को माइनस लॉग नेचुरल z पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से e पावर y क्या बन जाएगा, e पावर माइनस लॉग नेचुरल z, e पावर लॉग नेचुरल z पावर -1, तो ये z पावर -1 मतलब 1/z आ गया, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, -1/z dz/dx बेटा, माइनस लॉग नेचुरल z दिया है उससे, एंड d2y/dx स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर आपका 1/z स्क्वायर, इसी को करोगे ना बाय पार्ट्स, 1/z स्क्वायर dz/dx स्क्वायर, या फिर -1/z d2z/dx स्क्वायर, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये dy/dx, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां पे और ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ dy/dx and d2y/dx square in 1 we get, ओके। तो क्या आएगा बेटा, -1/z dz/dx का होल स्क्वायर माइनस e पावर y आपने निकाला है यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 1/z। अब ये दोनों कट जाएंगे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ बेटा। सो दिस शोज 1/z d2z/dx स्क्वायर इक्वल टू 1/z कट जाएगा, तो d2z/dx स्क्वायर आपका बेटा 1 आ जाएगा। सो इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dz/dx x प्लस c1, अगेन इंटेग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, z x स्क्वायर बाय 2 c1x प्लस c2 आ जाएगा। इसको नंबर दे देते हैं नंबर 3। अब देखिए आपने तो निकालना है y, तो y क्या था, माइनस लॉग नेचुरल z, यहां पे देखिए
सो देयर फोर वाई आ गया माइनस लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर बाय 2 c1x प्लस c2 नंबर 4। वाई आ गया यहां पे। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिखता हूं वाई को। सो वाई इज माइनस लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर बाय 2 c1x प्लस c2। अब आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन है बेटा। क्या गिवन है? y0 इज 0। सो y0 इज 0, इसका मतलब हो गया 0 इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल। तो यहां से आपके पास आ गया बेटा 0 इक्वल टू माइनस लॉग नेचुरल c2। तो 0 इक्वल टू लॉग नेचुरल c2 ई पावर 0 इक्वल टू c2। तो c2 आ गया 1, तो इसको नंबर 5। c2 आपने निकाल दिया। सेकेंड कंडीशन है y डैश 0 इज माइनस 1। तो यहाँ पे मैं y डैश निकाल लेता हूँ पहले। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 बाय, ऊपर आएगा इसका डेरिवेटिव, तो इट विल बी x प्लस c1। तो y डैश 0 माइनस 1 दिया है, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 0 प्लस c1, 0 प्लस 0 प्लस c2। माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू c1 बाई c2। तो c1 इक्वल टू c2, वो भी 1 आ गया क्योंकि c2 1 था। सो देयर फोर वाई क्या आ गया बेटा आपका? माइनस लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। c1 भी 1 डाला आपने यहाँ पे, c2 भी 1 डाला। ठीक है, तो ये नंबर 7। तो यही आपका सोल्यूशन है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर था बेटा, ए पार्ट, माइनस लॉग नेचुरल। तो कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड है मेरे पास, ठीक है, बट दिस इज द इजीएस्ट वन। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, सेकंड मेथड ऐसे हो सकता था बेटा। इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। सेकंड मेथड में आप खुद करके देखना ये ट्राई। अगर आप ई पावर माइनस वाई को टी पुट करते हैं ना, तब भी आपका सॉल्व हो जाता, बट थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा होते हैं इससे, बट तब भी आंसर आ जाता, क्योंकि पहले फिर आपका वो टी में चेंज हो जाएगा, फिर उसको आप लेके आओगे एक्स में, टी पहले टी फाइंड करोगे, फिर वाई में, ऐसे थोड़ा लेंथी